चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरी तरह से लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, न कि वेव थ्योरी को या वेव नेचर को। क्विकली आपने डिस्कस कर लिया था हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और मैं क्विकली फटाफट उसको समराइज करके क्या रिजल्ट आने चाहिए, क्या रिजल्ट आते हैं, उसको जस्टिफाई कराते हैं। देखिए हमने ये डिस्कस कर लिया था कि अगर मान लीजिएगा दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इसको किसी वैक्यूम ग्लास ट्यूब के अंदर रख दिया, और जैसे इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की जैसे लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इसे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आगे की तरफ मूव करेंगे और करंट फ्लो होगी। ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इफेक्ट क्या देखा था कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से करंट क्या होगी, बढ़ेगी, करंट बढ़ती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेज नहीं, नो चेंज। जबकि जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर या उसकी वेवलेंथ डिक्रीज करने पर फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण अच्छा नंबर ऑफ फोटोन्स तो बढ़ेंगे नहीं, तो करंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन को यहां रोकने के लिए, मतलब सर्किट में करंट को जीरो करने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए वो भी ज्यादा होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा कि इसकी पोलरिटी चेंज कर देंगे, पोलरिटी चेंज करके इसको जो नेगेटिव वोल्टेज कर देंगे कि करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो, उस वोल्टेज को क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज। क्लियर। अभी मैंने इसको पॉजिटिव कर रखा है ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन यहां पर इमिट होते रहे। क्लियर। अब बात को सुनो, पहला चीज, अच्छा ये थ्योरी भी क्या होती है, वेव थ्योरी क्या है और पार्टिकल नेचर। देखिएगा, अगर मान लीजिएगा कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स जैसे कि बल्ब या सूर्य, ठीक है, सन मान लीजिएगा, तो अगर मान लीजिएगा जैसे बल्ब है, बल्ब, और अगर हर जैसे बल्ब को चालू किया आपने, हर जगह लाइट फैल गई, यहां पर भी लाइट मिली, तो कुछ का तो मानना है कि लाइट बल्ब से छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है। अगर यहाँ पे लाइट मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट, एनर्जी के बंडल मिलते हैं। इसी एनर्जी के पैकेट्स को, एनर्जी के बंडल को ही फोटोन कहते हैं, फोटोन कहते हैं इसी को, ठीक है। अब एक बात और सुनिए, इनको ही फोटोन कहते हैं, ठीक है, यहां तक चीज क्लियर। तो अगर मान लीजिएगा किसी सरफेस के ऊपर लाइट मिल रही है, इसका मतलब बहुत सारे फोटोन्स मिल रहे हैं, टाइम के साथ ज्यादा से ज्यादा फोटोन मिलेंगे, एनर्जी ज्यादा मिलेगी। क्लियर। वेव नेचर का क्या कंसेप्ट है समझना। देखिएगा, कुछ फिनोमेना ऐसी देखी गई कि जिसमें पार्टिकल नेचर को मानने पर ऐसा लगता है कि वो फिनोमेना तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो तो देखा गया है, होती है। तो फिर कंसेप्ट आता है कि कहीं ना कहीं एक वेव नेचर भी है लाइट की। देखिएगा, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, सुनने में थोड़ा सा अजीब है, समझना कि लाइट में लाइट को मिलाने से डार्कनेस क्रिएट हो जाता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बल्ब के एक रूम में कोई एक बल्ब लगा हुआ है, हर जगह लाइट फैली हुई है, उसी रूम में एक बल्ब यदि और लगाया तो कुछ जगह अंधेरा उत्पन्न हो जाएगा। बड़ा अजीब लग रहा है कि सर बल्कि लाइट और ज्यादा हो जाएगी, अंधेरा क्यों उत्पन्न हो जाएगा। इस बात को आप इस तरह से समझो बात को, मान लीजिएगा कि कोई विंडो है जिसके अंदर एक ये गैप है, तो विंडो में से, इस गैप में से लाइट आ रही होगी, तो ये पार्ट पूरी तरह से ब्राइट नजर आएगा, चमकीला नजर आएगा, लाइट नजर आएगी, ठीक है। लेकिन इसके साइज को कम करने से देखते हैं क्या होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, दो अंगुलियों के बीच में इस तरह से जो गैप है, अंगुलियों के बीच में इस तरह से यदि गैप है, इस गैप के बेसिस पर दूसरे अंगूठे और अंगुलियों से इसको कंट्रोल, इस गैप की साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यदि गैप यदि बड़ा है तब तो इसमें से लाइट साफ नजर आएगी, लेकिन यदि इसमें से अगर गैप को हाथों में दबाकर, इसको अंगुलियों को दबाकर इस तरह से यदि कम करें गैप को, जैसे यदि ये गैप कम होगा
तो आप इसमें नोट करेंगे कि बीच में कुछ काली पट्टियां, कुछ काली लाइंस, ब्लैक लाइंस नजर आएगी। ये ब्लैक लाइंस नजर आ रही, पहले तो नजर नहीं आ रही थी, पूरे में लाइट आ रही थी। अब जब ब्लैक लाइंस नजर आ रही है, इसका मतलब वहां पर अंधेरा उत्पन्न हो रहा है, लाइट नहीं है। क्यों हुआ होगा? ठीक है, तो जो लोग फोटो इलेक्ट्रिक, जो लोग पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे थे, उसके उन लोगों के पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। ठीक है, अब आप ऐसे समझना, जैसे मैं दिमाग में बैठाता हूं कि लाइट की नेचर क्या है। कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट जो पूरी तरह से पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, वो उधर बैठे हुए एक जगह। और कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं, वेव नेचर है, लाइट पार्टिकल की तरह नहीं चलकर एक वेव की फॉर्म में चलती है, वेव की तरह चल रही है। ठीक है, तो वेव नेचर है, तो उनको पूछा गया, पार्टिकल नेचर वालों ने उनको पूछा कि अच्छा बताओ, देखिए तो आप ये अंधेरा उत्पन्न करने की कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज को? तो इन्होंने कहा क्या ऐसा मान सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे अगर मान लीजिएगा एक जगह से ये लाइट इस तरह से आ रही होगी वेव की फॉर्म में बल्ब से, ठीक है, और हो सकता है कि किसी दूसरे बल्ब से यदि लाइट आ रही हो, वो कुछ इस तरह से आ रही होगी। इस तरह की फॉर्म में लाइट आ रही हो। अब इस तरह से अगर लाइट आ रही है, तो देखिएगा किसी भी पॉइंट पर अगर इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट, वाइब्रेशन नीचे की तरफ, मतलब इसकी वजह से वाइब्रेशन क्या हो रहा होगा, ऊपर की तरफ। तो अगर दोनों वेव्स अगर मान लीजिएगा अपोजिट फेज में यदि मिले, तो यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होकर इंटेंसिटी जीरो, और यहाँ पर ब्लैक फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस बनने लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है। ठीक है, अब बात को सुनना, एक चीज और, ठीक है, अच्छा उस लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, अगर वेव की बात करें, ये वेव है। वैसे वेव, लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होता है। वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर मूव करती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं इधर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस है इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि ये वेव इधर ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है सपोज, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, यूं, इधर 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 इधर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इससे भी समझ सकते हो। अगर मान लीजिएगा वेव इधर ट्रेवल हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर इधर वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये इधर इधर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन आपके रेटिना को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही इफेक्ट करता है, न कि मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये डायग्राम होता है इस तरह से, इस तरह से होता है। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल है नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे क्या कोई रोल है नहीं, इसलिए मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। एक बात और, किसी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी वो प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। एम्पलीट्यूड मतलब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ईएम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, क्योंकि ये आइस के रेटिना को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब बात को सुनो, देखें, ठीक है, ये हल्का सा इसके बारे में एनालिसिस हो गया इसका। अब बात सुना, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन, ये जो लोग जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो जो इसके एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आए थे, उन्होंने अपने डायरी में लिख लिए, ठीक है, और उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ कि लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, किन्होंने पूछा है क्वेश्चन, पार्टिकल नेचर वालों ने, ठीक है, और जो रिजल्ट आता है उन्होंने अपनी डायरी में लिख रखा।
अब वेव नेचर में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा कि ठीक है कुमार जी, आपको ये चेक करना ना कि इंटेंसिटी इफेक्ट, इंटेंसिटी चेंज करने से क्या होगा आगे। कहा कि हाँ पूछा तो यही है। कहा कि देखो अगर इंटेंसिटी, वेव की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, किसी जो भी वेव है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो अब इसका मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगा, ज्यादा फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से चले, ज्यादा तेजी से चले तो वेलोसिटी बढ़ी, और वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए। ये बात किन्होंने बोली, वेव नेचर वालों। इधर से तालियां बजने लगी, क्यों? क्योंकि रिजल्ट गलत आ गया ना। क्या हुआ कि अगर मान लीजिएगा इंटेंसिटी बढ़ाने से इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ करंट बढ़ती है, जबकि वेव नेचर वालों ने क्या आंसर दिया कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये आंसर हो गया कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए, जो कि गलत रिजल्ट है। ठीक है, तो शांत हो गए वेव नेचर वाले। ठीक है, चलो ठीक। फिर इधर से खड़ा हुआ व्यक्ति, कौन? जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो पहला रीजन तो एक हो गया क्लियर। दूसरा कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने पार्टिकल नेचर वालों ने इन्होंने कहा कि भाई अगर किसी भी मेटेलिक सरफेस है इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना है तो जो भी फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, उसकी मिनिमम एनर्जी तो होना ही चाहिए। जो भी फोटोन मान लीजिएगा इंसिडेंट हो रहे हैं, उस फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से तो ज्यादा ही होना चाहिए, तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, अदरवाइज नहीं। या फिर उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होना चाहिए, इक्वल या ज्यादा होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन इमिट हो। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम हुई, आप कितने फोटोन इमिट करा दो, इलेक्ट्रॉन इमिट ही, कितने फोटोन को आप इंसिडेंट करा दो, इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होना, और यही देखा गया। ठीक है, अब उनकी बात सुनो, वेव नेचर वालों की। मतलब इन्होंने बोला कि हर मेटल के लिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। वेव नेचर वालों को पूछा, मैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? वेव नेचर वालों ने इनमें से कोई दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दिया आपकी बात। उसने बोला कि नहीं, ये तो सब फर्जी बातें हैं। क्या कि मतलब ये जो वर्क फंक्शन आप कह रहे हो, ये जो इंसिडेंट, जो भी फोटोन लाइट इंसिडेंट हो रही है, आप ये कह रहे हो कि लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होना ही चाहिए, ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप बताओ क्या होगा। तो क्या कहा कि अगर मान लीजिएगा कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, कुछ ना कुछ एनर्जी हो। अब जब कुछ ना कुछ एनर्जी होगी तो यहाँ पर सरफेस में जितने इलेक्ट्रॉन है, पहली बात तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो ऐसा है कंसेप्ट कि लाइट की जितनी एनर्जी होगी, उस एनर्जी को कोई एक इलेक्ट्रॉन अपने हाथ में नहीं लेगा। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर सरफेस में, वो सारे इलेक्ट्रॉन उस वेव की एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सब बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। अब मान लीजिएगा कि फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिएगा लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसकी एनर्जी है सपोज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सीजीएम की प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन तो इमिट होना ही नहीं है। ये बात तो उन्होंने कह ही दी कि हर फोटोन की एनर्जी में 2.14 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन इमिट, मान लीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन वेव थ्योरी क्या कह रहे हैं, अगर टाइम के साथ धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी इसमें, और मान लीजिएगा 100 इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है ना, तो हर एक के हिस्से में कितनी आ गई, 1/100, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब टाइम के साथ धीरे धीरे सरफेस को मिलने वाली एनर्जी बढ़ी,
जब टाइम के साथ धीरे धीरे ये एनर्जी और बढ़ी 0.002 0.03, तो कभी ना कभी तो ये एनर्जी 2.14 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। जब होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग जाएंगे, जब हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। तो ये कहना गलत है कि मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी के से ज्यादा ही होना चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। फिर इधर से तालियां बजी, कहा कि अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है, आप कितने फोटोन इंसिडेंट करा दो, इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होता। ये रिजल्ट देखा गया, जबकि उनके अनुसार तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जो कि गलत आंसर हो गया फिर। ठीक है, तो ये भी ये कहती है भाई वेव थ्योरी देखो फेल हो रही है एक्सप्लेन करने में, किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तीसरी बात टाइम लैगिंग, तीसरी चीज है कि टाइम लैगिंग। टाइम लैगिंग क्या है, देखिए मान लीजिएगा ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस पे अगर मान लीजिएगा लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिएगा फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली इमिट हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों की मतलब फोटोन इंसिडेंट होना और इलेक्ट्रॉन इमिट होना, इन दोनों में जितना टाइम लगता है उस टाइम को कहते हैं टाइम लेगिंग, टाइम लेग। ठीक है, तो टाइम लेगिंग मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन इमिट इंसिडेंट होने के कितने टाइम बाद में इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। ठीक है ना, तो जो वास्तव में जो टाइम होता है बहुत कम होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड, जो कि बहुत कम टाइम है, मतलब 1/10 इंटू 10 इंटू 10 8 टाइम्स, तो बहुत कम टाइम्स हो गया ये। ठीक है, तो मतलब तुरंत इमिट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात सुनते हैं इनकी। तो टाइम लेकिन जबकि वेव नेचर वालों के अकॉर्डिंगली तो टाइम लेग के बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वेव नेचर के अकॉर्डिंगली जो भी वेव अगर इंसिडेंट हो रही है, मतलब लाइट इंसिडेंट हो रही है और वेव माने उसको। ठीक है, तो वेव की एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन के हिस्से में बहुत कम एनर्जी आएगी। और जब एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी जब होने लगेगी, कि जब इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगेंगे, उतनी एनर्जी तो पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है कई घंटे लग जाए, 2 आवर्स लग जाए, 3 आवर्स लग जाए। इसका मतलब पहले तो लाइट इंसिडेंट कराते जाओ, फिर 3 घंटे बाद में, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जब 3 घंटे बाद में इलेक्ट्रॉन इमिट होकर करंट फ्लो होने लगेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट है। एक पॉइंट अपन ये भी कह सकते हैं कि वैसे तो रिजल्ट तो ये है कि जैसे कि फ्रीक्वेंसी, अगर मान लीजिए इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। इस बात को भी वेव नेचर वालों ने बिल्कुल खारिज कर दिया कि मतलब वेव की मतलब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी और इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में आपस में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, जबकि रिलेशन है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं वेव थ्योरी है जो फेल हो रही है ये एक्सप्लेन करने में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरी तरह से पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, लाइट की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। क्लियर यहां तक चीज। अब अगला एक टॉपिक है हमारे पास फोटोन। फोटोन भी डिस्कस कर लेते हैं। फोटोन की एक टॉपिक और हमारे पास है फोटोन। तो फोटोन क्या होते हैं ये हालांकि मैं भी बता चुका हूं आपको कि फोटोन क्या है। ठीक है, तो जस्ट लाइक वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिएगा लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पर, तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट, एनर्जी के बंडल को ही क्या कहते हैं, फोटोन। मतलब ये हो गया पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी और बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी ये हो गया, या पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हर एक पैकेट की एनर्जी होती है h न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, दूसरी बात फोटोन दिखेगा जब भी लाइट किसी मैटर पर इंसिडेंट होती है, या मेटल पर इंसिडेंट होने पर मेटल की जो इलेक्ट्रॉन है
उससे इंटरेक्ट करती है तो इस तरह से इंटरेक्ट करती है कि ये कोई एक पार्टिकल हो, इसलिए इसको पार्टिकल नेचर ही माना गया। ऐसे माना गया कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं जिनको फोटोन नाम दे दिया। क्लियर यहां तक? दूसरी बात, इनका रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास कितना है? 0। रेस्ट मास 0 है, मतलब यदि फोटोन है तो मूविंग स्टेट में ही है, रेस्ट स्टेट तो है ही नहीं। और सीधी सी चीज है कि अगर मान लीजिएगा बल्ब को यदि चालू ही नहीं किया है, अंधेरा है, तो लाइट है भी नहीं। और यदि मान लीजिएगा बल्ब को आपने ऑन किया है, इसका मतलब लाइट आ रही है, तो मतलब लाइट ट्रेवल ही कर रही है, फोटोन है, एनर्जी के पैकेट है। ठीक है, हाँ, तो रेस्ट मास है 0। अब मूविंग, यदि फोटोन ट्रेवलिंग है, ट्रेवल करते हैं, ट्रेवलिंग पोजीशन में, इसकी जो मास है यदि m है, इन मूविंग कंडीशन मास m कैसे निकालेंगे, ये बात को सुनो, देखो। ठीक है, इसके लिए इसका मास होगा कितना, चलो मूविंग स्टेट में इसका मास होगा कितना, तो मास कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशन है। क्या है पहले तो समझना, एनर्जी मास रिलेशन। ये रिलेशन ये कहता है, आइंस्टाइन का जो रिलेशन है ये कहता है कि मास और एनर्जी को एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझना, फॉर एग्जांपल कि आपके पास फॉर एग्जांपल कि जैसे लकड़ी है, तो अगर लकड़ी मान लीजिएगा 1 किलोग्राम लकड़ी है, 1 किलोग्राम यदि लकड़ी है, तो उसको अगर जलाएं, बर्न करें उसको, तो धीरे धीरे मतलब एक तरह से कोल बनेगा, उसके बाद में एस बन जाएगी राख। तो क्या राख का मास उतना होगा क्या कि जितना वुड और लकड़ी का मास था, तो वो मास कहां चला गया? तो आइंस्टाइन का ऐसा मानना है कि भाई वो मास किस में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मास है m और उस मास के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी कह रहा हूं मैं E है, तो E की वैल्यू होती है mc²। जब ये m मास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो उस मास से मिलने वाली टोटल एनर्जी कितनी होगी? करस्पॉन्डिंग एनर्जी। ठीक है, आप इसको आप ऐसा समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट का पैकेट आपने लिया और सपोज उसके अंदर 10 बिस्किट्स है, 10 बिस्किट्स है और उसके ऊपर लिखी हुई है, सपोज एक एग्जांपल, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कितनी है, मान लीजिएगा 120 किलो कैलोरी एनर्जी लिखी है। इसका मतलब आपने अगर 10 बिस्किट खा ली है तो आपको एनर्जी कितनी मिल गई? 120 किलो कैलोरी। मतलब एक बिस्किट आपने खा लिया तो आपको कितनी एनर्जी मिली? 12 किलो कैलोरी एनर्जी मिल गई। मान लीजिएगा मैंने किसी को 2 बिस्किट दे दिए, 2 बिस्किट दे दिए, मतलब मैंने 24 किलो कैलोरी एनर्जी दे दी। किसी को अगर 60 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए तो मैं उसको 5 बिस्किट दे दूंगा, तो एक बिस्किट 12 किलो कैलोरी एनर्जी के इक्विवेलेंट है, करस्पॉन्डिंग है। तो जब मान लीजिएगा मास के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी कितनी होगी? ई। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, तो E/c², ये क्या हो गया? मास। किसका? मास ऑफ फोटोन। मास ऑफ फोटोन। हालांकि इस रिलेशन की वापस डिस्कशन होगा अपन जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मास ऑफ फोटोन m बराबर क्या होता है? E/c²। ध्यान रखना, E क्या है? एनर्जी। किसकी? फोटोन की। फोटोन की एनर्जी आपके पास है, तो आप ये भी लिख सकते हो hν/c²। आप hc/λ इंटू c², तो एक सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो पहला हो गया फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? रेस्ट मास इसका कितना हो गया? 0। लेकिन फोटोन मूविंग कंडीशन में है तो मास कैसे निकालोगे? E/c²। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गई? एनर्जी। एक चीज और, फोटोन का मोमेंटम कितना है? तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, तीसरा पॉइंट अपन ये देख लेते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम क्या होता है? mv। p बराबर क्या होता है? mv। v क्या है? वेलोसिटी। देखिएगा, ये तो है न्यू फ्रीक्वेंसी और ये है वेलोसिटी। यहां पर अलग अलग सिंबल है। ठीक है,
इसको न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर m इंटू वी, वी वेलोसिटी। लेकिन फोटोन की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, c, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये भी इसमें एक पॉइंट और बना सकता है बोली चाहे तो, पर फोटोन की स्पीड हमेशा कितनी होती है, c, वैक्यूम में। तो फोटोन का मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू सी। अच्छा m रख दो, तो एम पी बराबर, एम की वैल्यू अगर रखे तो एम की जगह मैं रखूं, देखो सी 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 कैंसिल आउट भी हो गया है यहाँ पे, सी 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 कैंसिल आउट हो गया। तो फोटोन का मास एम की जगह में क्या रखूं, देखो एम की जगह मैं, देखो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो एम की जगह क्या रख सकता, एच अपॉन लेमडा सी, एच अपॉन लेमडा सी, और इंटू सी है ही ये, तो एक सी से सी भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, एच अपॉन लेमडा मोमेंटम, ठीक है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो मोमेंटम ये हो गया। अच्छा यही मोमेंटम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से भी आ जाएगा। डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होती है कि कोई भी पार्टिकल, उसके साथ पार्टिकल नेचर के साथ वेव भी एसोसिएट है, उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, डी ब्रोगली से, ठीक है। इससे देखो, तो P इंटू लेमडा इक्वल टू एच, तो P की वैल्यू क्या हो गई, एच अपॉन लेमडा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ये भी आप प्रूफ करो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर फोटोन, मतलब फोटोन के लिए लैम्डा निकालना एच अपॉन पी, ये अलग से निकाल लो, एक अलग से निकाल लो, बता दो भाई यहाँ यही बात आ रही है, डी ब्रोगली अंकल ने भी वही कहा है जो हमारे पास नॉर्मली आ रही है, ठीक है। थर्ड अगला पॉइंट, ठीक है। हाँ अब देखो स्पीड वाला लिखो, तो इसमें अलग पॉइंट बना के लिख दी, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम कितनी होगी, c, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ पॉइंट, जब भी फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है या कोलिजन्स होती है, इसकी सारी की सारी कोलिजन्स इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन्स का क्या मतलब हुआ कि मतलब मोमेंटम तो कंजर्व रहता है हर कोलिजन में, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, इसलिए फोटोन अपनी सारी एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन, किसी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं होता, मतलब, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट अपन ये भी लिख सकते हैं, ये कि न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड किसी से भी अफेक्ट नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल है। आपने मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है और मान लीजिए फोटोन है, तो फोटोन किसी से भी इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सीधा आके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मेन कुछ हो गए इसके, फोटोन क्या होते हैं, फोटोन के कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक लास्ट एक टॉपिक और है, उसको भी फिनिश कर देते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर, ड्रॉप कर दूं ना यहां तक, लास्ट टॉपिक इसमें चैप्टर में यही रहा है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसको भी देख लीजिएगा, 5 मिनट का टॉपिक है, प्रिंसिपल देखिएगा। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि अगर मान लीजिएगा कोई भी पार्टिकल, कोई भी बहुत माइक्रो पार्टिकल या बहुत छोटा है पार्टिकल, ठीक है, अब पार्टिकल है तो उसकी, अच्छा डी ब्रोगली के हिसाब से बात कहें तो पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर भी जुड़ी हुई है, मतलब ये पार्टिकल अगर कहीं मूव कर रहा है तो इसका मतलब एक वेव भी एसोसिएट है, वेव भी है, ठीक है। तो अब वेव है, पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर भी जुड़ी, अब तो वेव की पोजीशन कौन सी, पार्टिकल की पोजीशन तो मान लीजिएगा यहां पर है, तो इसके एसोसिएट वेव ये है, तो वेव के बेसिस पर कैसे बता सकते हैं कि वेव, अगर क्या वेव देखकर बता सकते हैं क्या कि पार्टिकल कहां होगा, शायद नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिएगा ये मूविंग स्टेट में है तो मोमेंटम भी है,
ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं किसी भी, मान लीजिएगा एक माइक्रो पार्टिकल जैसे किसी इलेक्ट्रॉन की एक ही टाइम पर उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन, अगर मान लीजिएगा एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा तो केवल एक्स लिख रहा हूं मैं, और उसकी पोजीशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों को एक ही टाइम पर मतलब दोनों को एक ही टाइम पर प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते। दोनों की कैलकुलेशन एक ही टाइम पर या साइमल्टेनियसली कैन नॉट मेजर प्रिसाइसली मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन। दोनों में कुछ ना कुछ एरर, अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर मान लीजिएगा इसमें अनसर्टेनिटी है डेल्टा पी, इसमें अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डेल एक्स इंटू डेल पी या डेल पी इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 2। ये कोई अलग कांस्टेंट है जिसको लिखते हैं h अपॉन 2 पाई। तो मतलब ये यहां पर वैल्यू रखते हैं h अपॉन 4 पाई हो गई, मतलब डेल p इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई। डेल p इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई, मतलब किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और पोजीशन दोनों का एक ही टाइम पर मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, प्रिसाइसली मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। दोनों में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी और उन अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लीकेशन h अपॉन 4 पाई के इक्वल या ज्यादा ही होगा। मतलब वी कैन नॉट, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा h अपॉन 4 पाई से ज्यादा ही होगा। क्लियर यहां तक? ठीक है। इसी तरह से एनर्जी और टाइम के लिए भी रिलेशन है कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी और उसका टाइम के साथ भी ऐसा ही रिलेशन है। एनर्जी में अनसर्टेनिटी डेल्टा ई है, टाइम में अनसर्टेनिटी डेल्टा टी है, तो डेल ई इंटू डेल टी भी क्या होगा, h अपॉन 4 पाई, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये हो गया आपके लिए एक टॉपिक एक। ठीक है। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल स्पेस में दे सकते हैं कि मान लीजिएगा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मान लीजिएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। देन फाइंड द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स निकालना है। तो अपन निकाल सकते हैं ये डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई। ठीक है। तो डेल एक्स निकालना है आपको, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल पी, मतलब मिनिमम वैल्यू तो इतनी होगी, तो डेल पी रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपके चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।